हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के मार्केट के महारथी कोटक एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम पिछले साल की बात करें, क्योंकि पिछले साल सितंबर के महीने में ही हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे, साल भर का वक्त बीत गया, नेट हम देखेंगे तो 2.5% नीचे हैं, लेकिन लास्ट ईयर संकेत थोड़े से नेगेटिव थे क्योंकि एफआई तब भी नहीं आ रहे थे, वैल्यूएशंस इससे भी थोड़े से हम देख रहे थे कि ऊंचे थे, इलेक्शन ईयर था, कैपेक्स हो नहीं रहा था, इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड थे। इस साल तो सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ही ठीक नजर आ रही हैं। तो हम क्या मान के चलें कि हम ग्लोबल बाजारों से डीकपल्ड नहीं हैं और जो पेन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ओपनली ये स्वीकार करना चाहिए कि ये टैरिफ के चलते हैं या फिर कोई और आप बड़ी दिक्कत बाजार में देख रहे हैं इस चक्का जाम के पीछे? अभिषेक जी, अगर आप इस साल का बात करें तो क्लियरली जो इश्यूज हैं मार्केट के सामने वो अर्निंग्स आउटलुक को लेके है। पिछले साल इसी समय पे शायद एक्सपेक्टेशंस जो थे वो काफी ऊपर थे, मिड डबल डिजिट जैसे एक्सपेक्टेशंस थे, वो आया नहीं है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स, तो निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो करीब करीब 8% है। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ में एक तरफ से कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो पहली बात है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे वो भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है। कुछ पॉकेट्स में शायद कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा करेक्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और तीसरी बात है कि ग्लोबल जो क्यूज हैं वहां पे भी कुछ खास पॉजिटिव्स इंडिया के नजर से कुछ मिल नहीं रहा है आज के दिन पे। तो यही सब चीजों की वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से मूव कर रहा है। तो हमें लगता है कि काफी कुछ जो पॉलिसी चेंजेस हुआ है और हो रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, तो उसका इम्पैक्ट आपको 2-3 क्वार्टर के बाद दिखना चालू होना चाहिए। तो यहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिव्स मार्केट्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जरूर यह है कि अर्निंग्स ग्रोथ जब तक ठीक ठाक डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे नहीं जा पहुंचेगा तब तक शायद मार्केट के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन भी इतने सस्ते नहीं हुए कि वो जो नेगेटिविज्म है अर्निंग्स ग्रोथ को वो लेके भी अगर आपको ऊपर जाना है, या तो आपको अर्निंग्स का सपोर्ट चाहिए या नहीं तो लिक्विडिटी बहुत जोरदार होना चाहिए। वो दोनों आज के दिन में नहीं दिख रहे। Well explained, Harsha. Good morning. Mansi this side. Negatives या concerns, contingent scenarios ढेर सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन undertone of the market, like you rightly pointed out, भारतीय बाजार का अब भी bullish नजर आ रहा है. Having said so, पॉजिटिव ट्रिगर्स का इंतज़ार है ज़रूर, अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी बेहतर हो उसका इंतज़ार है ज़रूर। ऑफ कोर्स देश की सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है तमाम सेक्टर्स की बेहतरी के लिए, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी मार्केट्स, बेंचमार्क्स टू ब्रॉडर मार्केट्स, कहाँ पर फोकस होना चाहिए? अगर अंडरटोन पॉजिटिव है तो क्या छोटी मझोले स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए जो बेंचमार्क्स बनने का दमखम रखती है, या फिर लार्जर प्लेयर्स के साथ स्टिक करना चाहिए? मानसी जी, अगर आप देखेंगे तो लार्जर कंपनीज जो हैं या जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, वो भले मिड कैप में भी हो या स्मॉल कैप में भी हो, जो एक तरफ से एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है और ठीक ठाक पोजीशन से रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में, वो तो कोई भी मार्केट साइकिल हो ठीक ही करते हैं। तो वहां पे ज्यादा रेजिलियंस रहेगा अर्निंग्स ग्रोथ पे, और जब भी एक तरफ से टेलविंड्स इकोनॉमी में आएगा तो वहां पे शायद ज्यादा आपको पॉजिटिव्स नजर आएंगे। तो वहां पे तो जरूर एक नजर रखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इस वैल्यूएशन रेंज में ऐसा कोई भी एक भी शायद सेक्टर नहीं है जहां पे आप बोल सकते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उस हिसाब से सेक्टोरल परफॉर्मेंस आना यूनिफॉर्म तरीके से वो मुश्किल लगता है। तो हमारे हिसाब से अगले 1-2 साल के लिए तो स्टॉक स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हिसाब से ही आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रहेंगे, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेंगे। तो बॉटम अप एवेल्युएशन करना जरूरी है। ये इस मार्केट में ऐसा पूरा एक सेक्टर एक तरफा चलने वाला लगता नहीं। हर्ष जी, एक और चीज़ है और मुझे लगता है कि ये तमाम निवेशकों के मन में, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होंगे उनके मन में भी चल रहा होगा कि एक दौर था कि फैंसी स्टॉक्स की तरफ रुझान था,
और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2-3 साल पुरानी ही हम चीज़ें देख रहे हैं। आईटी पर काफ़ी जोर होता था, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मतलब हम देखते थे सास वाली कंपनी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास वाली कंपनीज, इन सारी चीज़ों पर जोर बहुत होता था। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी वो समय नहीं है? अभी हमें जो पारंपरिक हमारे सेक्टर हैं, जो डोमेस्टिक फेसिंग जो कंपनीज हैं या फिर जो एरियाज हैं, उन पर फोकस करके ही पैसा बनेगा और थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीजिग करने की ज़रूरत है एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स और ईयर? अभिषेक जी देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केट का सेटअप देखेंगे और बिजनेसेस का आउटलुक देखने जाएंगे, तो ग्लोबल ग्रोथ एक तरफ से काफी नरम है और हेडविंड्स भी काफी सारे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, काफी कुछ रीसेट देखने को मिल रहा है अगर आप ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे। तो उस वजह से ग्लोबल ग्रोथ तो कुछ कुछ और समय के लिए शायद इम्पैक्टेड ही रहेगा। अगर आप उसके हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट को कंपेयर करेंगे तो डोमेस्टिक जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी शानदार है और काफी रेजिलियंट भी है। दूसरी चीज है कि अगर आप अर्निंग्स की भी बात करें तो डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं वहां पे अर्निंग्स का रेजिलियंस काफी ठीक ठाक रहेगा। तो ये सब देखते हुए लगता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो का टिल्ट होना चाहिए तो वो डोमेस्टिक बिजनेसेस की ओर होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी कोई थीम और कोई सेक्टर ऐसे बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। एक तरफ से डाइवर्सिफाइड बास्केट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा कोई भी सेक्टर या थीम नहीं है जहां पे आपका वैल्यूएशन इतने सस्ते हैं कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से वहां पे अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच, थोड़ा सा टिल्ट आपके एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और जो डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस हैं उसके ऊपर होना चाहिए। Absolutely, I second the thought, Harsha. And caution is still necessary. हम हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी लगातार ये एडवाइस, ये हिदायत देते भी हैं कि एहतियात बरत कर चलना है, बिकॉज मार्केट में कंटिंजेंट सिनेरियोज और उतार चढ़ाव ढेर सारे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, और ऐसे में जहाँ पर मार्केट में एब्सोल्यूट रिसर्च की ज़रूरत होती है, players like you in the market, investment giants like you in the market can give wise advice. हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स के लिए एडवाइस मार्केट के लिए ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले क्या होगी, और एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो कि इस साल आपने लॉन्च किया, किस तरह का प्रदर्शन वहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड हाउ डू यू सी द स्पेस परफॉर्मिंग गोइंग अहेड? देखिए, हमारा जो एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो एनर्जी के सब सेगमेंट्स में निवेश करने का एक फंड है, और हमें लगता है कि यहाँ पे आपके कुछ ट्रेडिशनल एनर्जी सेगमेंट्स भी हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत अभी भी ठीक है, और जब तक ग्लोबल ग्रोथ वापस नहीं आएगा और क्रूड मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ा अपसाइड आपको नहीं दिखेगा, तब तक ट्रेडिशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी पे चलते रहेंगे। हमें लगता है वो एक सब सेगमेंट हो गया, और बाकी सारे जो नए एनर्जी सेगमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या रिन्यूएबल्स हो गया, वहां पे भी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो वहां पे काफी अच्छा ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है। भले वहां पे वैल्यूएशन का इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं है, वहां पे बॉटम अप वैल्यूएशन करने की जरूरत है, लेकिन एक तरफ से अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके ट्रेडिशनल एनर्जी साइड के कुछ पिक्स होंगे और कुछ नए रिन्यूएबल्स और नए सेगमेंट्स के कुछ पिक्स होंगे, और ऐसे भी कुछ एंसिलरी बिजनेसेस हैं जो अगर आप एनर्जी सेक्टर को देखते हैं वहां पे अगर तेजी आती है तो काफी सारी एंसिलरी कंपनीज भी ठीक ठाक करते हैं, तो उनमें भी आप निवेश करते हैं। ये सबको एक थीम बना के हमने एनर्जी अपॉर्चुनिटीज लॉन्च किए हैं। इसका इनिशियल पोर्टफोलियो तो हमने बना दिया है और वो पब्लिक डोमेन में भी है। तो एक तरफ से विद इन एनर्जी सेगमेंट में हम एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस दे सकता है। हर्ष सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, एक संक्षेप में जवाब चाहूँगा। हमारे जो दर्शक हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा बताइए कि किस तरह के फंड्स में ज़्यादा फ्लो आ रहा है, एसआईपी कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ ये ज़रा बताइए कि जो नए निवेशक हैं, बाज़ार का माहौल तो पिछले 1 साल से मतलब डामाडोली है,
तो नए निवेशकों के लिए क्या आपको लगता है कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं या फिर मल्टी एलोकेशन वाले जो फंड्स होते हैं, मल्टी कैप, ये बेहतर विकल्प हैं अगर किसी को शुरुआत करना है तो? जी, बिल्कुल। इस मार्केट में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि कोई भी एक थीम लेना या कोई भी एक्सपेंसिव सेगमेंट को चेज़ करते हुए जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आपको एक थोड़ा बहुत लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में, ज़रूरी है। और जो भी सेगमेंट्स हैं जहाँ पे एटलीस्ट 40-50% जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि आपके लार्ज कैप सेगमेंट हो गया या लार्ज एंड मिड सेगमेंट हो गया या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, ये सब सेगमेंट्स एक तरफ से स्टेबिलिटी के साथ-साथ आपको एक पोटेंशियल अपसाइड भी देते हैं बाकी जो पोर्टफोलियो पिक्स हैं उसके ज़रिए। तो यही सब सेगमेंट्स ठीक-ठाक लगते हैं आज के दिन में। अगर आप एसआईपीज़ भी देखेंगे तो यहीं पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले साल इसी समय पे शायद ज़्यादातर फोकस मिड कैप सेगमेंट या स्मॉल कैप सेगमेंट में था। एसआईपी के जो नंबर्स आ रहे थे वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो टिल्ट लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप ऐसे सेगमेंट्स में देखने को मिल रहा है। हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर फंडामेंटल टेक लंबी अवधि के लिए हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स और निवेशकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू।